जय हिंद साथियों। और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो छोटा सा है, 5 मिनट का, लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि इस समय ज़्यादातर सोशल मीडिया में जेन जेड लिखा हुआ मिलता है। तो क्या है ये चीज़, आखिरकार क्या है ये जिसको सब लोग सोशल मीडिया में इस समय, आपकी चाहे काकरोच पार्टी हो या कोई भी जो नवयुवक हैं, सब जेन जेड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, सुनते ज़रूर हैं लेकिन पता नहीं कि है क्या। या ये पता होगा, यदि केवल ये पता होगा कि जेन जेड क्या है तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और इसके पीछे और इसके जो आगे जो आने वाला है वो क्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कई सारे ग्राफ लेके आया हूँ और एक ही ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, और ये असल में हमारे सामने है क्या। ये हमारे सामने जो समय समय पर जो नई जनरेशन आ रही है उसी का नाम है, ठीक है। तो ये हमारे सामने अभी क्या है, जनरेशन जेड चल रही है, इसको इसलिए इसे जेन जेड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कौन सी जनरेशन है और इसके आगे कौन सी जनरेशन आने वाली है, हम इसको इसमें मुख्य रूप से कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा बहुत 2-4-5 वर्ष का जो है तो समय इसमें अलग अलग हो सकता है, तो इसको पूरे फिक्स नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा 1883 से 1890 तक का जो दशक है, ठीक है, इसके बीच की जो जनरेशन जो पैदाइश है उसको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉस्ट जनरेशन। और इसके बाद जो आपका 1901 से 1927 तक का जो जनरेशन है उसको ग्रेटेस्ट जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट, ठीक है, या इसी को जनरेटियर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यदि और आगे बात करें, हम और चर्चा करें यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे देखने को मिलता है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1928 से 1945 के आसपास का जो समय है उसको साइलेंट जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो 1946 से 1964 के बीच के समय को बेबी बोनर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि यहाँ पे और हम आगे बात करें तो इसको जनरेशन एक्स बोलते हैं, 1965 से 1980 के दशक के बीच को। और यहाँ पे आगे जो हो तो इसको 1981 से 1996 के दशक को जनरेशन वाई बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम और आगे बात करें यहाँ पे, तो इसके बाद हमारा जो तो अगला जो आएगा यहाँ पे जनरेशन जेड, ठीक है, 1997 से 2012 के आसपास का समय है जो हमारा, इसको जनरेशन जेड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इस समय सोशल मीडिया में जो ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं एक्टिव रूप से, वो 1997 से 2012 के आसपास के लोग हैं जो मुख्य रूप से आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, लोगों के बीच में। 2012 के बाद जो भी अभी जो जिनका जन्म हुआ होगा वो भी काफ़ी छोटे होंगे, है ना, तो इसलिए अभी उन लोगों को इसमें काउंट नहीं किया जा रहा है। बाकी 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्हें इसमें काउंट किया जा रहा है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा अभी आगे डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर आगे जो हमारा आएगा, जो 2013 से 2020 के जो बीच का जो समय है उसको जनरेशन अल्फ़ा बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा 1920 या 2020 या 22 से जो आगे का जो आएगा उसको बोलेंगे जनरेशन बीटा, ठीक है। तो जब ये लोग अपने नवयुवक में होंगे, नौ एज में, या देश की दिशा बदलने के एज में जब आ जाएंगे ये लोग, तो इनको जनरेशन अल्फ़ा बोला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब इसके आगे के जो जनरेशन के लोग होंगे उनको जनरेशन बीटा बोला जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इसमें और आगे बात करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ से दिखाया कि कैसे कैसे जनरेशन बदली, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या है। इस टॉपिक को मुझे लग नहीं रहा कि किसी ने अभी तक बताया है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी है। यदि जेन जेड लोग जानते हैं तो दूसरे जनरेशन को नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात करी थी 1883 से 1890 के दशक के बीच में लॉस्ट जनरेशन जो हुई है उसको लॉस्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उन लोगों, ये वैसे लोग हैं जो विशेष रूप से लेखकों की उस पीढ़ी
में पैदा हुए हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो लोग पैदा हुए हैं वो वयस्क हुए थे, और ये लेखकों के एक पीढ़ी से लिया गया है जो इसमें से जो तो जन्म लिए थे, ठीक है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो 1901 से 1927 के बीच जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या बोलते हैं। यहाँ पे आपने पीछे देखा कि यहाँ पे हम इन लोगों को जो तो क्या बोलते थे, ग्रेट जनरेशन। तो ग्रेट जनरेशन इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो हमारा जो समय है 1901 से 1927 के आसपास का, वो जो हो तो यहाँ पे काफ़ी महामंदी से गुजर रहा है, ठीक है, भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं इन परिस्थितियों को झेल करके आगे निकले हैं, इसलिए इनको ग्रेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, महामंदी के भीषण आर्थिक संकट को झेला और द्वितीय विश्व युद्ध में सेना या कारखानों में देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया, इसलिए इनको ग्रेट जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। यहाँ पे जो लोग हैं तो ये जो इस बीच में जो पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो द्वितीय विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है, और महामंदी के समय यही लोग वयस्क रहे होंगे। फिर यहाँ पे हम यदि आगे बात करते हैं तो इसको जो तीसरा चरण हमने वहाँ पे देखा था तो साइलेंट जनरेशन का देखा था, साइलेंट जनरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राजनीतिक उथल पुथल के कारण इन लोगों ने अपनी राय खुलकर व्यक्त करने की बजाय खामोशी धारण की, ठीक है, खामोशी रखा इन्होंने। कठिन परिस्थितियों में जीवन को यह लोग कैसे, आर्थिक तंगी और युद्ध के माहौल में पली बढ़ी पीढ़ी है ये, ठीक है। ये ज़्यादा इधर उधर नहीं करते थे, ठीक है, शांति से अपना जीवन गुजारने में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा काम किया। इस वजह से वे स्वभाव से बेहद मितव्ययी यानी कम पैसे खर्च करते थे, अनुशासित और वफादार थे, ठीक है। कार्य क्षमता और त्याग उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, इसलिए वे सादगी और कर्तव्य निष्ठा में विश्वास रखते थे, इसलिए इनको साइलेंट जनरेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हमने बताया, यहाँ पे ये साइलेंट जनरेशन है तीसरी, ठीक है, 1928 से 1945 तक। और फिर यहाँ पे 1946 से 1964 तक बेबी बूमर्स, और यहाँ पे एक्स जनरेशन। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे 1946 से 1964 के बीच की बात यहाँ पे बात करेंगे हम। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक छूट गया है शायद, देखते हैं साइलेंट के बाद, हाँ ठीक है, साइलेंट के बाद बेबी बूमर्स। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा बेबी बूमर्स है, बूम का मतलब क्या होता है, एक उछाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, ठीक है, 1939 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब ये द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद, जब हमारा यहाँ पे ये द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो जाएगा, 1939 के आसपास हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। और इसके बाद, इसके ख़त्म होने के बाद जो हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट और ये अशांति है, वो सारा जो हो तो हमारा शांति में बदलने लगेगा, आर्थिक स्थिरता आने लगेगी, ठीक है। इसके कारण जब लोगों को थोड़ा समय मिलेगा अपने घर में रहने का, थोड़ा ठीक से जीवन जीने का, तो यहाँ पे बच्चों की जो जन्म दर है वो तेज़ी से बढ़ती है, बूम करती है, ठीक है। इसलिए इसको बेबी बूमर्स कहा जाता है। इस जो समय है, ये जो टाइम पीरियड है 1946 से 1960 तक का, उसको जो तो क्या बोलते हैं, बेबी बूमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ ये आप याद रखेंगे। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो हमारा क्या है, जनरेशन एक्स। तो ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने इंटरनेट से पहले की दुनिया देखी है। जो जनरेशन एक्स है उन्होंने इंटरनेट से पहले की दुनिया देखी है, और इंटरनेट जब चालू हो रहा था शुरुआत में, वो दुनिया भी इन्होंने देखी है, ठीक है। तो ये पीढ़ी क्या थी, काफ़ी आत्मनिर्भर थे, व्यवहारिक और कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखने वाली मानी जाती है, ठीक है। तो इसको जनरेशन वाई बोलते हैं, जो हमारा 1960 से 80 के बीच की जो जनरेशन पैदा हुई है, ठीक है। 1960 से 80 के बीच में जो जनरेशन एक्स जो जनरेशन पैदा हुई है, जनरेशन जो एक्स पैदा हुई है हमारी, वाई नहीं एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है जाए 1960 से 1980 के बीच में जो पैदा हुई हैं, ये मुख्य रूप से 2000 के आसपास हमारी जो हो तो काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इंटरनेट
कि पहले की भी दुनिया है, जो इंटरनेट जब ये पैदा हुए तो इंटरनेट बहुत कम था, ठीक है, और जब ये बड़े हुए तब इन्होंने इंटरनेट का उपयोग भी देखना चालू किया। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के बाद जनरेशन वाई आएगी। क्या आएगी? एक्स के बाद जनरेशन वाई। तो यह जो पीढ़ी है जिसने एनालॉग जैसे कैसेट टेलीफोन से लेकर के थोड़ा डिजिटल फ़ोन, थोड़ा बहुत स्मार्टफोन, इन सारी चीज़ों पे ये लोग जो तो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो समय है जनरेशन वाई का, तो कहाँ से कहाँ तक है हमारा जो यहाँ पे जनरेशन वाई है, तो 1980 से 1996 के आसपास तक माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो जो जनरेशन जेड है, जहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जनरेशन एक्स के भी बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो जनरेशन एक्स है तो ये 1996-97 से लेकर 2012 के बीच में जन्मे लोगों को बोला जाता है, और वो इस समय 2020 और 25 में ये सब लोग नवयुवक हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें डिजिटल नेटिव भी माना जाता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका जो है तो जन्म कब हुआ है? इंटरनेट की दुनिया में ही हुआ है, ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, और इन लोगों का जो इन लोगों का मानसिक विकास है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी काफ़ी काम कर रही है, ठीक है। बाकी इसके पहले की पीढ़ियों में जो देखेंगे तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के बारे में कम जागरूक लोग मिलते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा समस्याएं नहीं थी, ठीक है। अब समस्याएं हैं पर्यावरण की, तो इसलिए ये जो पीढ़ी है ये पर्यावरण के बारे में भी काफ़ी जो है तो सजग हो रही है, और उसके बारे में देख रहे हैं आप आए दिन लोग काफ़ी इधर उधर जंगल जो कटते हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लोग लैंगिक समानता, रंग भेद और इन सारी चीज़ों से भी जो तो समानता का भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में ये लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं, और कहीं ना कहीं सतत विकास जो तो इनके जहन में है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं ये लोग जो जनरेशन जेड हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद और जो कुरीतियाँ हैं वहाँ से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको जनरेशन जेड बोलेंगे, जिसके बारे में हम मुख्य रूप से कवर करना था, पता करना था, ठीक है। बाकी यदि यहाँ पे हम आगे बात करें तो इसके बाद हमारा जनरेशन अल्फ़ा आएगा, और जनरेशन अल्फ़ा के बाद हमारा जो हो तो जनरेशन बीटा आएगा, ठीक है ना। जनरेशन अल्फ़ा के बाद हमारा जनरेशन बीटा आएगा। तो इसमें शायद जनरेशन बीटा नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे अभी हमारा इसके बाद जनरेशन बीटा आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है, तो ये जो जनरेशन अल्फ़ा है, तो ये मुख्य रूप से किस सन के बात होगी? ये हमारा 2012 से लेकर के और 2020 के आसपास का जो जनरेशन होगी वो जनरेशन अल्फ़ा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो जनरेशन अल्फ़ा है यह इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी होगी जिसका जन्म ही इंटरनेट की दुनिया में हुआ है। स्मार्टफोन, टैबलेट, एआई जो हो तो इनके जन्म से ही है, ठीक है। इनके बचपन में इनका जो जन्म है, उनके जन्म के समय ही टीवी और मोबाइलों की स्क्रीन रही हैं, ठीक है। हम लोगों का जब जन्म हुआ है तब हम लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, ठीक है। किसी के पास बहुत हमारे जन्म के कई वर्षों के बाद ही आया है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो जनरेशन अल्फ़ा का जो जन्म है वो स्मार्टफोन की दुनिया में ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। यह पीढ़ी तकनीकी मामले में बहुत आगे होगी, लेकिन इसके कारण इनका ध्यान कम होने और सोशल स्किल्स प्रभावित होने की भी चर्चा होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आएगा जनरेशन बीटा आएगा अल्फ़ा के बाद, तो वो जब आएगा तो हमारा वो वहाँ पे हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया होगी, और उसमें से भी काफ़ी सारे जो तो चीज़ें मिलेंगी। और जनरेशन बीटा के समय हमें ये देखने को मिलता है कि यदि अभी जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा ये पर्यावरण के लिए यदि काम नहीं करेंगे तो जनरेशन बीटा के लिए जो हो तो पर्यावरण बहुत बड़ा संकट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा, और मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल से समझाया ये चीज़, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये अपना 1901 से ग्रेटेस्ट जनरेशन,
यहाँ पे पीछे की जनरेशन नहीं दी है, ठीक है। 1901 से बता रहा है। 1925 में साइलेंट जनरेशन, 1945 के आसपास बेबी बूमर्स, 1961 तक जनरेशन एक्स, फिर जनरेशन जो हो तो यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा जिसको मिलेनियल्स भी बोलते हैं, फिर जनरेशन जेड हो जाएगा, फिर जनरेशन अल्फ़ा, और 2020 से आगे जो जनरेशन पैदा होगी उसे जनरेशन बीटा बोला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हम एक लेक्चर तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे पॉलिटी का, जिसमें से MCQ PYQ बहुत बेहतरीन तरीके से हम करवाएंगे। लगभग 100-150 प्रश्नों का बहुत लाजवाब होगा। उसका PDF भी आपको जो है तो टेलीग्राम में मिलेगा जब हम कवर करवाएंगे। तो हम उसका काम कर रहे हैं, और मुझे स्वयं से ही PDF तैयार करनी पड़ती है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो आएगा आप लोगों के सामने। और उसको आने के बाद आप वनडे कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम की आप परीक्षा देंगे, यदि आप उससे MCQ सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।